हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सेशन। आज का सेशन है हमारा इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे बेटा। आई होप आपने इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो बेटा लग जाओ, मेहनत करो। इजी है, अगर आप करोगे तो इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, और अगर आप इसको टच नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स आप कह सकते हो बहुत टफ है। तो आज हम उसी क्रम में इनकम मेथड ले चुके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड ले चुके हैं बेटा। एक ही मेथड बाकी है, थर्ड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, टू बी एग्जैक्ट तीनों मेथड में ये इजीएस्ट है। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड के कुछ नाम और है, कोई बताएगा? वैल्यू एडेड मेथड को और भी कुछ नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये है बेटा, इसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, और इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। यानी एक ही चीज के चार नाम हो गए बेटा। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, ये ऑल्सो कॉल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बेटा। वी शुड बी अवेयर विथ ऑल द अदर नेम्स। तो वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन मेथड। इसको इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन मेथड क्यों कहते हैं, ये जब हम थ्योरी पढ़ेंगे आगे तो आई श्योरली लेट यू नो। वैल्यू एडेड मेथड आप जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा, तो रिकॉल करें पहले कि हमने पढ़ा था इनकम मेथड। तो इनकम मेथड का कोर फॉर्मूला क्या देता है, कौन बताएगा? इनकम मेथड का कोर फॉर्मूला क्या देता है? वेरी गुड, एनडीपीएफसी। ठीक है ना, क्यों ना फॉर्मूला भी रिकॉल कर लें, एक मिनट की बात है। COE प्लस OS प्लस MI, हम ओनली कोर फॉर्मूला की बात करें तो इनकम मेथड देता है बेटा NDPFC। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या देता है? वेरी गुड, एक्सपेंडिचर मेथड देता है GDP-MP। तो हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्मूला हमें क्या देता है। ठीक है ना, GDP-MP। एक बार ये भी लिख देते हैं रिकैप करने के लिए, PFCE प्लस GFCE प्लस GDFCF प्लस CIS प्लस NE। आप भी इतनी स्पीड से लिख सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो। अब ये क्या देता है? तो ये देता है बेटा यही चीज वैल्यू एडेड मेथड भी आपको देता है GDP-MP। ठीक है, अब GDP-MP कैसे निकलता है इस मेथड से? तो GDP-MP, जिसको कुछ ऑथर्स यहां वैल्यू एडेड भी कह देते हैं, एक ही बात है, इज इक्वल टू, यानी हम कह सकते हैं या तो GDP-MP इक्वल टू या वैल्यू एडेड इज इक्वल टू। तो आई विल गिव यू टू अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज। वन इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, हम चाहें तो सेम फॉर्मूले को वापस ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, ये दोनों इनपुट ही है। कई बुक्स में मैंने ये भी देखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। इसी का डिफरेंस होता है वैल्यू एडेड बेटा। से आप एक फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, आप फर्नीचर बना के बेचते हैं, आप एक कारपेंटर हैं। तो सपोज आपने वुड, लकड़ी खरीदी, सनमाइका खरीदा, फेविकॉल खरीदा, नेल्स, कीलें खरीदी, तो ये क्या हो गया आपका रॉ मटेरियल, इनपुट्स। तो सपोज आपने इनपुट्स खरीदा 1 लाख रुपए का,
लकड़ी, सनमाइका, फेविकॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आपके लेबर ने मिलके से एक डाइनिंग टेबल बनाई, एक स्टडी टेबल बनाई, कुछ फर्नीचर बनाया और वो बेचा, और वो जो बेचा उस वैल्यू ऑफ आउटपुट है 2,50,000। तो क्या हो गया बेटा, 2,50,000 माइनस 1 लाख, ये 150 जो आता है ना, इसको हम कहते हैं वैल्यू एडिड, और ये जीडीपी एमपी के इक्वली होता है। हाँ दोस्तों, ये नेशनल इनकम नहीं है, क्योंकि जीडीपी एमपी को हम कभी नेशनल इनकम नहीं कहते हैं। दिस इज वैल्यू एडिड। और कमाल की बात है बेटा, होना ये फर्स्ट मेथड चाहिए, क्योंकि वैल्यू एडिशन जो जनरेट होती है वही डिस्ट्रीब्यूट होती है एज फैक्टर इनकम अमॉन्ग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझे इसको एक मिनट, ऐसे ही कनेक्ट करने के लिए लॉजिक से। जैसे कि इस फैक्ट्री के अंदर 1 लाख के रॉ मटेरियल से हमने माल बना के बेचा 2.5 लाख में, तो 1.5 लाख इज नॉट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेसमैन, दिस इज नॉट द इनकम ऑफ द बिजनेसमैन। सो आई एम द कारपेंटर, मेरी वो वर्कशॉप है जहां ये फर्नीचर बना है, तो 1.5 लाख बेटा वैल्यू एडेड है। अब सोचें ये 1.5 लाख कहां जाएगा, तो दिस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तभी तो फिर हम इनकम मेथड से भी इस चीज को निकाल सकते हैं। सपोज करें कि ये 1.5 लाख जो है, इसमें से मेरे फैक्ट्री में 3-4 कारपेंटर्स थे जिनको मैंने सैलरी पे रखा हुआ है, तो उनको मैंने कुल मिला के मंथली सैलरी दे दी, सभी चारों को मिला के 50,000। तो ये हो गया हमारा वेजेस। सपोज वो फैक्ट्री मेरी रेंट पे थी और रेंट है 10,000 उस वर्कशॉप का, तो ये रेंट हो गया। सपोज मैंने थोड़ा पैसा बैंक से उधार ले रखा है, तो 20,000 मेरा इंटरेस्ट बनता है। तो 1.5 लाख जो वैल्यू एडेड है उसमें मैंने लेबरर्स को पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, तो 1.5 लाख माइनस 80,000, दिस 70,000 विच रिमेन्स इज प्रॉफिट। आया समझ में आपको? तो पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड होता है, 2 मैं आपको लास्ट पढ़ा रहा हूं। वैल्यू एडिशन से ही इनकम जनरेशन स्टार्ट होती है बेटा। किसी भी फैक्ट्री में या तो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, या हमारा इंस्टीट्यूट है भाविशा इंस्टीट्यूट, यहां सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक फर्म गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करके वैल्यू एडिशन करती है। ये वैल्यू एडिशन से जो पैसा जनरेट होता है, यही डिस्ट्रीब्यूट होता है एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, है ना। से एक बड़ी कंपनी की सोचें आप, टाटा मोटर्स, जहां कार्स बन रही है, तो वो भी कंपनी क्या कर रही है बेटा, वो रॉ मटेरियल्स असेंबल करके एक कार बना के बेचती है, तो दे आर डूइंग वैल्यू एडिशन। और इस प्रोसेस में वो खुद प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो वेजेस भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो इस तरह से इनकम जनरेट होती है। और दोस्तों आगे देखें, यही इनकम हमें मिलती है। सपोज आई एम अ टीचर इन ए स्कूल, तो मुझे मिली सैलरी यानी वेजेस। अब ये जो पैसा आएगा यही तो बेटा PFCE होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो हमारे पास इनकम आती है वही हम क्या कर देते हैं बेटा, स्पेंड, एक्सपेंडिचर। तो यानी ये 3 अलग अलग मेथड्स, इनकम तक पहुंचने की 3 अलग अलग अप्रोच है बेटा, कि वैल्यू एडेड से इनकम जनरेट होगी, तो ये इनकम जनरेट हो गई, और वही इनकम क्या होगी, स्पेंड, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर होगी इन बाइंग गुड्स, तो वापस फैक्ट्रीज तक पहुंचेगी, और ये एंडलेस प्रोसेस चलता रहेगा। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिलहाल हम इस फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। अब आपकी हैबिट होती है ना, इसे शॉर्ट में कैसे लिखें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VO माइनस IC। ठीक है, 2 एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, लेकिन घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो VO मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, और IC दोनों के लिए सही है बेटा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो भी I और C, और अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट दे दें, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज गिवन है, किसी में ये, IC शॉर्ट फॉर्म दोनों का कॉमन है, तो VO माइनस IC। अब ये तो सेम फॉर्मूला है बस बेटा, ये वाला ऑल्सो कॉल्ड वाइज। अब द सेम फॉर्मूला इन अ डिफरेंट वे, वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, जिन्होंने 11th या 12th में अकाउंट्स ढंग से पढ़ी है, तो अकाउंट्स में ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। ठीक है, या आगे हम किसी लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे कि कैसे डिराइव होगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नथिंग बट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एंड ये जो हमारे इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, हम क्या करते हैं, परचेज। देखिए बेटा,
जो मैंने बोला ना लकड़ी या फेविकॉल या सनमाइका, ये सब हम क्या करेंगे, परचेज, और आउटपुट क्या करेंगे, सेल। तो आउटपुट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सेल्स, एंड यहां लिख देंगे माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, क्योंकि बेटा जो लकड़ी है, सनमाइका है, फेविकॉल है, कीले हैं, नेल्स, ये सब फर्नीचर बनाने का रॉ मटेरियल है। अब बुक्स में फॉर्मूला यही लिखा है बेटा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बट देयर इज अ स्मॉल डिफेक्ट। बुक्स में भी छोटी सी मिस्टेक हो सकती है बेटा, ठीक है ना। अब वो मिस्टेक क्या है बेटा, एक्चुअली दिस शुड बी परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये होना चाहिए बेटा। इंटरमीडिएट गुड्स इज अ प्रॉपर टर्म, रॉ मटेरियल एक नैरो टर्म है बेटा, ठीक है। इसको, इस पॉइंट को मैं जब इसके नोट्स पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सब पॉइंट्स तब क्लियर करूंगा। तो फिलहाल आपको तो वही लिखना पड़ेगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि बुक्स में जो फॉर्मूला गिवन हुआ होता है हमें यूज करना पड़ता है। और यहां आप स्टार लगा लें, ये स्टार देख तो ही आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि भैया वी हैव टू बी केयरफुल, और स्टार माइंड में रहे आपके, एग्जाम में स्टार मत लगा देना। तो अगर हम ऊपर वाला फॉर्मूला देखें तो दो कंपोनेंट फॉर्मूला हो गया, दिस माइनस दिस, और ये वाला फॉर्मूला देखें तो तीन कंपोनेंट हो गए, 1, 2 और 3, ठीक है। अब आप कहोगे सर कौन सा लगाना है, तो बेटा डिपेंड करेगा। सपोज आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है सेल्स, ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक, तो उससे चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा, तो ये लगाएंगे। तो फॉर्मूला कौन सा चूज करना है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो एक बार ऐसे ही शॉर्ट में देखें तो वीओ माइनस आईसी, या फिर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस पी, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, पी फॉर परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये है हमारा कोर फॉर्मूला, ये हमें जीडीपी एमपी तक ही पहुंचाएगा बेटा। अच्छा, 10 में से 9 क्वेश्चन में क्या मांगते हैं, एनएनपीएफसी, तो वो भी देख लें। यानी सिर्फ इस फॉर्मूला लगाने से काम नहीं बनेगा, अगर नेशनल इनकम मांगा है तो बेटा तीनों गोल्डन रूल लगेंगे। आपको जीडीपी एमपी यहां लिखना पड़ेगा, जो इस तरह से निकल जाएगा। देन ग्रॉस को नेट बनाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, प्लस एनएफआईए, और एमपी को एफसी बनाना है, माइनस एनआईटी। सपोज कर ले क्वेश्चन एनएनपीएफसी नहीं मांगता है, क्वेश्चन मांगता है जीएनपीएमपी, तो इस केस में एक ही गोल्डन रूल लगेगा। जीडीपी एमपी आपको यहां से मिल गया, यहां रख दें, ग्रॉस ग्रॉस है, एमपी एमपी है, तो आपको सिर्फ डोमेस्टिक को नेशनल करना है, तो उसे प्लस एनएफआई है। तो वो तो आप क्वेश्चन में देखेंगे क्या मांगा है, उसके अकॉर्डिंग गोल्डन रूल लगा ले। हाँ, अगर क्वेश्चन जीडीपी एमपी मांग ले तो कोई गोल्डन रूल नहीं लगेगा। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। छोटी छोटी बातें जो क्वेश्चन को मिसलेनियस बनाएगी, तो 1 बाय 1 लेते हैं हम। पहला आइटम था हमारा सेल्स, ठीक है, तो इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। फर्स्ट तो कोर फॉर्मूला हो गया जो दो रूप से था, या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, या फिर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला सेल्स। सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। बहुत सिंपल कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में सेल्स नहीं गिवन हो तो उस केस में हो सकता है क्वेश्चन में ये दोनों गिवन हो, तो आप वर्किंग नोट में इनको ऐड कर लें। लॉजिक देखें बेटा, से आई हैव अ फर्म, माय फर्म इज इन जोधपुर
एंड आई सेल ऑल माई प्रोडक्ट इन इंडिया, से मेरी सेल है 5 लाख की, तो ये ओनली डोमेस्टिक सेल्स है। लेकिन सपोज करो मेरा बिजनेस बढ़ा, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार इंडिया में भी बेचूंगा और मेरे इस प्रोडक्ट की डिमांड जापान में भी है, तो मैं जापान में भी भेजूंगा। तो उस केस में बेटा इंडिया में मेरी सेल 5 लाख और जापान में से 2 लाख, तो टोटल सेल कितनी होगी बेटा 7 लाख। तो सेल्स ऐसी तो निकलेगी, सेल्स इन इंडिया जो आपके खुद के देश में होता है उसको क्या कहते हैं डोमेस्टिक सेल्स, और वही सेल अगर दूसरे देश को कर रहे हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको हम टेक्निकली कहते हैं एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट सेल ही तो है बेटा, बट सेल टू सम अदर कंट्री। तो डोमेस्टिक सेल्स के अंदर एक्सपोर्ट्स ऐड करें, आपको मिल जाएगा सेल्स। अब यहां पे एक नोट, एक क्वेश्चन ऐसा भी है हमारे बुक में जहां सेल्स भी गिवन है और एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, तो क्या करेंगे एक्सपोर्ट्स का? गलत, इग्नोर। अरे भाई सेल्स गिवन है 7 लाख और एक्सपोर्ट्स दे दूं 2 लाख, तो क्या करोगे? इग्नोर। अरे जब सेल्स गिवन है तो उसके अंदर ये दोनों एडेड हैं। मैंने कहा ना अगर आपको मेन चीज मिल जाए तो उसका कंपोनेंट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हाँ, एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक सेल गिवन है तो ऐड करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन सेल्स भी दे दूं और एक्सपोर्ट्स भी, तो एक्सपोर्ट्स ऐसे ही दिया गया बेटा। ये एक्स्ट्रा चीजें देखिए हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं, हमारी स्मार्टनेस चेक करते हैं बेटा। ओके, तो ये हो गया हमारा कि जब ये 2 आइटम गिवन होंगे तब सेल्स ऐसे निकालेंगे। अब जो मैं जो भी पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं बेटा हर क्वेश्चन में नहीं, ये 10 में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन में ये काम आएगा। नेक्स्ट CIS, तो इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूं एक बार वापस, चेंज इन स्टॉक CIS, एंड इसका एक फॉर्मूला ही लिख देते हैं हम। CIS निकालना पड़ जाए तो क्या है फॉर्मूला? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और मैं फर्दर डिटेल्स यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि हम एक्सपेंडिचर मेथड में वो सारी डिटेल पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ वर्बली बोल देता हूं, चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, चेंज इन स्टॉक को हम एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक भी कहते हैं, चेंज इन स्टॉक को हम इंक्रीज या राइज इन स्टॉक भी कह सकते हैं। सेम वे अगर रिवर्स स्टेटमेंट की बात करें तो अगर हमें गिवन हो फॉल इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक या एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तो इन तीनों सिचुएशन में हम रिवर्स स्टेटमेंट करेंगे, यानी जहां भी ये फॉर्मूले में प्लस होता है वहां माइनस और जहां भी ये माइनस होता है वहां प्लस। तो आई रिपीट, CIS के लिए फर्दर नोट्स मैंने लिखे नहीं है, यू कैन रेफर टू द एक्सपेंडिचर मेथड। Now we take the third element. This is very important. Purchase of raw material star. Star remind करेगा कि कुछ गड़बड़ है यहां। This is equal to purchase of raw material plus purchase of fuel, power, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, आप कहेंगे सर यहां भी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और यहां पे भी, तो बेटा ये स्टार वाली वैल्यू जो है ये फॉर्मूले में रखनी है। तो लेट अस डिस्कस दिस एक्चुअली। मैंने आपको बोला ना बुक्स में ऑथर्स को यूज करना चाहिए था परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, बट उन्होंने फॉर सम रीजन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिख दिया जो गलत है। तो उस गलती को सुधारने के लिए फॉर्मूला है बेटा। सपोज आपने एक क्वेश्चन पढ़ा जिसमें लिखा था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 और उसमें लिखा था परचेज ऑफ फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी 2,000, तो अगर मैं ये आपको रूल नहीं सिखाता तो आप तो फॉर्मूले में सीधा 10,000 रख देते बेटा। आपको ये 10 में 2 ऐड करना है, आपको 12,000 रखना है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो बेटा इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बता देता हूं। अगेन हम नेशनल इनकम की थ्योरी पूरी बाकी है, उसमें और डिटेल में लेंगे।
बेटा इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन होती है दोज गुड्स विच आर कंप्लीटली यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे गुड्स जो कंप्लीटली यूज अप हो जाते हैं, यानी उनको फर्दर यूज नहीं किया जा सकता है। तो सपोज करें बेटा कुणाल की एक वर्कशॉप है जहां फर्नीचर बनता है, तो बेटा लकड़ी का टुकड़ा रॉ मटेरियल है, सनमाइका रॉ मटेरियल है, फेविकॉल रॉ मटेरियल है। ऑब्वियसली जो लकड़ी का टुकड़ा डाइनिंग टेबल में यूज हो गया वो सेकंड डाइनिंग टेबल में यूज थोड़ी ना होगा, जो फेविकॉल यूज हो गया वो सेकंड टेबल में यूज थोड़ी ना होगा। तो ये रॉ मटेरियल था प्लस इंटरमीडिएट गुड्स भी था। लेकिन इसकी फैक्ट्री में लकड़ी को काटने के लिए एक आरी यूज हुई जो बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो उसको आरी को काटने में से 50 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी यूज हो गई उस लकड़ी को काटने के लिए। तो ये वाली इलेक्ट्रिसिटी क्या अगली बार यूज हो सकती है? नहीं बेटा, कंज्यूम होगी ना बेटा वो। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ, इसको रॉ मटेरियल नहीं कह सकते, इसको रॉ मटेरियल नहीं कह सकते हैं। तो बेटा ये भी ऐड होगी क्योंकि ये भी एक इनपुट है, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के अलावा, अगेन आई रिपीट, ऐसा कोई 10 में से एक क्वेश्चन में मिलेगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको दे दे परचेज ऑफ फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो उसको भी आप ऐड करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस पॉइंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप सिर्फ 10,000 रख देते, तो आपका आंसर 2000 से गलत हो जाता। ऑफ कोर्स मैं थ्योरी में इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल हल्का सा एक एग्जांपल। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली यूज अप हो जाते हैं, है ना। जैसे देयर इज अ शॉपकीपर जो चाय बना के बेचता है, तो जो चाय है वो फाइनल गुड है ना। चाय बेचेगा, बनी बनी चाय बेचेगा तो एक ग्लास के 10 रुपए, तो वो तो हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल। लेकिन अब हम देखें कि चाय बनाने में रॉ मटेरियल क्या यूज हुआ, तो बेटा पानी, दूध, चाय पत्ती, चाय मसाला, ये तो है रॉ मटेरियल्स, या इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं। लेकिन जो चाय बनी है उसमें बड़ा गैस यूज हुई है। क्या यूज हुई है? गैस यूज हुई है। वो गैस भी तो कंज्यूम हो गई, तो वो गैस भी ऐड करेंगे। गेटिंग इट? तो रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स में हल्का सा फर्क है। इंटरमीडिएट गुड्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें रॉ मटेरियल भी शामिल होते हैं और ऐसी चीजें भी शामिल होती है जो यूजअप हो जाती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल। लेकिन हाँ, ध्यान से सुने, जो बंदा हमारी चाय बना रहा है वो चाय बना रहा है गैस के स्टोव पे, ठीक है, या वो यूज कर रहा है एक केटल, या एक क्या कहते हैं चाय बनाने वाली चीज को, एक भगोना या पतीला जो यूज कर रहा है जिसमें चाय बना रहा है, वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है बेटा। क्यों? चाय बनाने पर वो चाय का भगोना यूजअप नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैं इस अभी क्लास ले रहा हूं बेटा, तो ये जो मार्कर है, मैं इसकी इंक यूजअप हो रही है, तो ये इंक क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, यूजअप हो गई। लेकिन ये व्हाइट बोर्ड या इस कमरे का जो फर्नीचर है, एसी है, ये बेटा इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। लेकिन अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस समय ट्यूबलाइट लगी है, पंखा चला है, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इस तरह से समझना है, और थ्योरी में ये चीजें बहुत डिटेल में लेंगे बेटा। नेशनल इनकम सिर्फ न्यूमेरिकल्स तक सीमित नहीं है बेटा, 10 मार्क्स का टॉपिक है, तो हो सकता है एग्जाम में 4 या 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाए, बाकी थ्योरी है, और वो भी बड़ी मजेदार है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने परचेज का पॉइंट ले लिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लिया। अब हम लेते हैं फोर्थ, परचेज ऑफ मशीन। तो आप तीनों में से बताएंगे क्या करेंगे बेटा। इसको जो फॉर्मूला है परचेज में, इसको भी ले लेंगे, परचेज ऑफ मशीन। आप सही है बेटा, हम करेंगे इसको इग्नोर। बेटा जो फॉर्मूला है उसमें है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ऐसे गुड्स जो यूज अप हो जाते हैं। जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया कि वो एक आरी है जो बिजली की मशीन से चलती है, तो बेटा वो आरा मशीन यूज अप हो जाएगी क्या एक लकड़ी काट के? नहीं, मशीन्स आर फाइनल गुड्स, दे आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स।
ये इस रूम में जो फर्नीचर है, ये व्हाइट बोर्ड है, या वो एसी है, ये फाइनल गुड्स है बेटा। तो ऐसा एक क्वेश्चन है हमारी बुक में जिसमें परचेज ऑफ मशीन गिवन है। होता क्या है, एक स्टूडेंट थोड़ा मासूम होता है, ये स्टूपिड होता है, उसको परचेज दिखता है बस, और वो फॉर्मूले में डाल देता है। इसीलिए बेटा मैं अलग से आपको ये नोट्स बता रहा हूं। ओके, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही काम आती है जब ये बातें अगर क्वेश्चन में आ जाए हमारे बोर्ड में, मेन एग्जाम में। ठीक है, हाँ, हम क्वेश्चंस, कई ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां ये इनमें से एक भी काम नहीं आएगी, तो आपको बहुत इजी लगेंगे। और अगर ये लर्न कर ली तो हर क्वेश्चन इजी है, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब लास्ट एक चीज और बताता हूं मैं, वो है थोड़ा सा यहां लैंग्वेज एलिमेंट। ये वैल्यू एडेड को क्या क्या नाम से बुलाया जाता है? तो देयर आर वर्ड्स लाइक, हम वैल्यू एडेड को क्या कहेंगे, और यही अगर वो ग्रॉस वैल्यू एडेड है तो उसको क्या कहेंगे, नेट वैल्यू एडेड है तो उसको क्या कहेंगे। अगर आपको गिवन है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट तो उसको क्या कहेंगे, और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है तो उसको क्या कहेंगे। ये बताना इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि ये लैंग्वेज है, तो आपको पता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया नेशनल इनकम को क्या कहते हैं नोटेशन में, एनएनपीएफसी, तो वैसे ही इन सबको क्या कहते हैं बेटा, ये है आपका जीडीपी एमपी। इवन ये भी वही है बेटा, क्यों, ये ग्रॉस ही तो है, तो ग्रॉस लिखा हो या नहीं लिखा हो, ये भी जीडीपी एमपी। लेकिन ये क्या है बेटा, नेट है, मैंने नेट लिखा है। तो अगर क्वेश्चन कहता है फाइंड नेट वैल्यू एडेड, तो बेटा जीडीपी एमपी नहीं निकालना। हाँ, फर्स्ट स्टेप में जीडीपी एमपी निकलेगा, लेकिन फिर उसको कन्वर्ट करके हमें निकालना पड़ेगा एनडीपी एमपी। इसी तरह क्वेश्चन कहते हैं फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये है बेटा आपका जीडीपी एफसी। एफसी बोला है ना, तो हमने भी एफसी ले लिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस में ज्यादा बार ये मांगा है। तो बेटा ये नेट है तो एन से शुरू होगा, देन एनडीपी, और इस पे एफसी लिखा है तो एफसी। तो क्वेश्चन कैन आस्क यू, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फाइंड एनडीपी एफसी, क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज कर देगा। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो हो सकता है एक बच्चा रिलेट नहीं कर रहा है, ये टर्म मांगी है। अब देखें आप, अगर ये टर्म मांगी है तो कैसे निकालेंगे बेटा, जीडीपी एमपी तो निकल ही जाएगा उस फॉर्मूले से, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट। बस जीडीपी एमपी आने के बाद आपको निकालना है एनडीपी एफसी, यानी आपको ये निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा, ग्रॉस को नेट करना है माइनस डेप्रिसिएशन, और एमपी को एफसी करना है माइनस एनआईटी। डोमेस्टिक डोमेस्टिक है तो एनएफआईए का कोई रोल नहीं है। ये लिखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप कॉपी करें, बट ध्यान से सुने पहले। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड था, और जो छोटी छोटी बातें, नोट्स या रिवर्स ट्रीटमेंट, ऐसी सारी बातें मैंने बता दी है। इसको 2-3 बार पढ़ें, 1-2 बार लिखें, क्योंकि बेटा ये सारी बातें अगर आपने सीख ली तो हम हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मैं 2 वीडियो और डालूंगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स में थोड़ी वैरायटी भी है बेटा। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे।